अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सर ओ लेवल के पास्ट पेपर, अकाउंटिंग के पास्ट पेपर को, जो कि जून 13 की अटेम्प्ट है। पेपर 2 कहलाता है ये। और हमारे पास इससे रिलेटेड और जो सवाल हमारे पास रिलेट करता है वो है सोल ट्रेडर से सर, कि हमें सोल ट्रेडर की एडजस्टमेंट दी हुई है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स सर हमें बनाना है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, मींस स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन। सर आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट को, कि जो डेटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मींस हमें जो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, हमें इसकी मदद से सर अपना इनकम स्टेटमेंट बनानी है। हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। और सर ये डेटा मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि ये जो डेटा यहाँ दिया हुआ है ये रिलेट करता है मार्च 31st 2013 से सर। अब हमें जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है सर, इस डेटा की मदद से हमें बनानी है इनकम स्टेटमेंट। तो सर यहाँ पे जो सवाल, जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जो कि सवाल है, हम इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे प्रीमिसेस दिए हुए हैं सर आपको ऑलमोस्ट 67,000 के। उसके बाद ऑलमोस्ट फिक्स असेट्स हैं आपको लाइन, तीनों आपको फिक्स असेट्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको फिक्सचर एंड फिटिंग की जो कॉस्ट है वो है 20,000 की। उसके बाद मोटर व्हीकल की जो कॉस्ट है वो है यहाँ पे 18,000 की। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मींस इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन हुई, डेप्रिशिएट हुई है ये, उसकी भी कॉस्ट दी हुई है, और वो है यहाँ पे 2,680 की। उसके बाद फिक्सचर एंड फिटिंग्स की जो टू आपको प्रोविजन है वो यहाँ पे दिया हुआ है 9,600 का। उसके बाद मोटर व्हीकल पे आपको दिया हुआ है 11,520। उसके बाद सर रेवेन्यू दिया हुआ है आपको, मींस आपकी सेल्स, वो यहाँ पे दी हुई है 1,19,140। उसके बाद आपको सर परचेजेस दी हुई है, ड्यूरिंग द पीरियड आपने जो परचेजेस की होंगी, जो माल खरीदा होगा, उसकी भी कॉस्ट दी हुई है, जो कि यहाँ है 60,200। उसके बाद सर परचेजेस रिटर्न दी हुई है आपको, जो कि 2,900। और उसके बाद आपको सर इन्वेंट्री, मींस ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, जहां पे लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पे कि लिखा हुआ है इन्वेंट्री एट 1 अप्रैल 2012। आप कहाँ खड़े हुए हैं? आप खड़े हुए हैं सर मार्च 31st 2013, मींस 1 ईयर गुजरने के बाद, मींस एक अकाउंटिंग ईयर गुजरने के बाद। तो आपके पास पहले से माल जो मौजूद है, मींस जब आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ, तो वो कितने का है सर? यहाँ पे वो है 5,430 रुपए का। उसके बाद सर वेजेस हैं आपकी, जनरल एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस है। उसके बाद ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंसेस दिए हैं आपको। उसके बाद सर डिस्काउंट अलाउड, ये जब हम पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। और फिर डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके बाद सर ट्रेड रिसीवेबल, सर अकाउंट रिसीवेबल होता है, ये ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। उसके बाद सर दिया हुआ है आपको ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। उसके बाद सर आपको दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल ड्राइंग, और उसके बाद एडजस्टमेंट दी हुई है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट आप क्या करेंगे? अपने इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे और फिर बता सकेंगे कि आपको साल के आखिर में नेट लॉस हुआ या नेट प्रॉफिट। अच्छा सर, यहाँ पे हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अगर इदारे का नाम वगैरह यहाँ पे लिखा होता तो हम प्रॉपर इदारे का नाम लिखते, और फिर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं वो उसका जिक्र करते हैं, और फिर कब बना रहे हैं, कब की बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम मार्च 31st पे बना रहे हैं खड़े होके, तो मैं जरूर लिखता फॉर द ईयर एंड मार्च 31st 2013। अच्छा, अब सर यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए, हमें अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सर एक चीज पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, हमें अपने दिए हुए ट्रायल बैलेंस में, हमें अपने दिए हुए ट्रायल बैलेंस में सर सबसे पहले सर्च करना है, सबसे पहले सर्च करना है सर अपने रेवेन्यू को, अपने रेवेन्यू या अपनी सेल्स को। और फिर ये भी देखना है कि आपने जो सेल्स की हैं, आया कि वो डेटा में ग्रॉस है या नेट है। अब ग्रॉस का मतलब क्या है? कि अगर मैं 5 लाख की सेल करता हूं,
मैं 5 लाख रुपए की सेल करता हूं और उसमें से 1 लाख रुपए का माल मुझे वापसी हो जाता है, तो मैं उसको कहूंगा सेल्स रिटर्न। या मैं अपने ट्रस्ट करने वालों को, कोई ट्रस्ट करने वाले कस्टमर को डिस्काउंट दे दूं या किसी को भी डिस्काउंट दे दूं, तो वो कहलाएगा सर सेल्स डिस्काउंट। आया कि ये दोनों चीजें सेल्स के साथ आपके ट्रायल बैलेंस में मौजूद हुई, तो आप इसको अपने सेल्स से माइनस करेंगे, क्योंकि अगर ये चीजें मौजूद हैं आपके ट्रायल बैलेंस में और सेल्स भी है, तो सेल्स ग्रॉस है। आपको नेट बनानी है, खालिस बनानी है। तो अभी ये जो सवाल है यहां पे देखते हैं इस सवाल की सिचुएशन क्या है। सर यहां पे हमें दिखता है कि रेवेन्यू दिया हुआ है, और रेवेन्यू दिया हुआ है हमें यहां पे 1,19,140 का। मींस कि अब मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं कि दो चीजों के मैंने आपके सामने नाम लिए, एक सेल्स रिटर्न, एक सेल्स डिस्काउंट। अगर वो यहां पे हैं तो मैं अपनी ग्रॉस सेल्स से उसको माइनस कर दूंगा, और अगर ये दोनों चीजें आपके सवाल में, आपके ट्रायल बैलेंस में मौजूद नहीं है, मींस आपकी जो सेल्स आपको बता रहा है एग्जामिनर वो खालिस है, वो नेट। तो सर यहां पे मैं देखूंगा कि मेरी जो सेल्स है, मींस मेरा जो रेवेन्यू है सर यहाँ पे वो नेट है। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट नहीं मिल रहा। तो मैं यहां लिखूंगा सर कि मेरा जो रेवेन्यू है या मेरी जो सेल्स है वो कितने की है, 1,19,140 की। सर ये मेरी सेल्स है। सर इसके बाद सर आपको सेल्स ऑफ कॉस्ट मालूम करना है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। कि जो माल आपने बेचा है, जो माल मींस कितने का बेचा है, 1,19,140 का, तो इसकी कॉस्ट क्या थी, उस कॉस्ट को मालूम करेंगे सर हम, अपनी सेल्स में से माइनस करेंगे, तो हम कहां पे पहुंचेंगे, हम अपनी ग्रॉस प्रॉफिट पहुंचेंगे। आगे की कहानी है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम करनी है कि आपकी जो कॉस्ट है सेल्स की वो क्या है। तो मैं यहां पे हेडिंग ढालूंगा, कि लेस करूंगा मैं अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को। तो सर मैं यहां पे अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेशन करूंगा। मैं यहां कैलकुलेशन करूंगा, उसके अंदर जो आइटम्स आते हैं वो इस सीक्वेंस से आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करना है। सर यहां पे मैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करते हुए सबसे पहले मैं ढूंढूंगा अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री को। कि मेरे पास कारोबार के शुरू में, अकाउंटिंग ईयर के शुरू में कितने का माल पहले से मौजूद था। तो यहां पे सर मैं देखता हूं तो मुझे ये दिखता है कि अप्रैल 1 2012 को जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ तो मेरे पास 5,430 रुपए की ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद थी। साल के शुरू में जो माल कहला पड़ा हुआ है वो आपकी क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो मैं यहां लिखूंगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है मेरे पास, 5,430 की। अच्छा सर अब जो माल देखें, सेल्स आपने लिख दी,
उसके बाद आपके पास जो माल पड़ा हुआ है साल के शुरू में, क्या साल के आखिर तक वही माल बिकेगा? नहीं, आप मजीद परचेजेस करेंगे, आप मजीद परचेजेस करेंगे सर। तो अब हमें उस परचेजेस की कॉस्ट ढूंढनी है अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर, कि आपने जो मजीद परचेजेस की उसकी क्या कॉस्ट है। तो हम अपने डेटा में आएंगे। जब हम अपने डेटा में आए सर, तो हमें अपनी परचेजेस मिल गई सर, और वो परचेजेस हमें मिली सर यहाँ पे 60,200 रुपए की। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी परचेजेस को ऐड करूंगा अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मैं ऐड करूंगा, कि मैं यहां पे ऐड करूंगा परचेजेस को, और वो कितनी है, 60,200 रुपए की। वो कितनी है, वो है 60,200 रुपए। अच्छा सर, जिस तरह मैंने सेल्स का आपको बताया था कि सेल्स रिटर्न भी हो सकती है, सेल्स डिस्काउंट भी हो सकती है, इसी तरह आपको परचेजेस रिटर्न भी हो सकती है और परचेजेस डिस्काउंट भी हो सकता है। कि मींस कि आप अपने सप्लायर से जब माल खरीदते हैं तो वो आपको डिस्काउंट भी दे सकता है, आपको ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पे डिस्काउंट भी मिल सकता है, और कुछ माल गलत आने पे आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो यहां पे रिटर्न का केस है, यहां पे रिटर्न का केस है। डेटा में हम देखें तो हमें मिलता है परचेजेस रिटर्न, और ये परचेजेस रिटर्न यहाँ पे है सर 2,900 रुपए का परचेजेस रिटर्न हुआ है। तो मैं अपने परचेजेस को, कि मैंने 60,200 रुपए का माल खरीदा, लेकिन उसमें से 2,900 का माल रिटर्न कर दिया, तो मैं उसको लेस कर दूंगा अपनी परचेजेस में से। तो मैं यहां लिख सकता हूं, मैं लेस करूंगा परचेजेस रिटर्न को, जो कि कितनी दी है डेटा में मुझे, 2,900 रुपए। अब 60,200 में से सर, 60,200 रुपए में से मैं माइनस कर रहा हूं 2,900, तो मेरे पास 57,300 आ गए। और इसको मैं ऐड करूंगा सर, इसको मैं ऐड करूंगा अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री में, कि 57,300 को मैंने अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री में क्या किया, ऐड किया। तो मेरे पास सर क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल सर। और वो कितनी आई सर, कैलकुलेट करते हैं। तो सर वो आई 62,730 की। मैं लिख देता हूं 62,730। सर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी सेल्स में से माइनस करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स को, कि जो माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, जितने का माल पहले से पड़ा हुआ था वो भी तो बिका होगा सेल्स में, उसमें अब मजीद परचेजेस की, परचेजेस रिटर्न भी हुई, उन दोनों को खालिस बनाने के बाद अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री में प्लस कर दिया, तो वो कॉस्ट आ गई जो कि अवेलेबल थी सेल के लिए लोगों को, वो कॉस्ट आ गई सर। इसके बाद सर कुछ माल बचता भी है साल के आखिर, ऐसा जरूरी नहीं है नहीं भी बचता है, लेकिन इस सवाल में हमें देखना है कि कोई माल बचा तो नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे अपने डेटा में, अमूमन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपसे ऐसी बात करता है, तो हमें दिखता है कि मार्च की 31 की हम बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया। और 2013 को जिस तरह से उसने डेट बता के ओपनिंग इन्वेंट्री बताई थी, उसी तरह उसने डेट बता के आपको एंडिंग इन्वेंट्री भी बता। तो इस एंडिंग इन्वेंट्री को उस कॉस्ट तक पहुंचने के लिए जो कि खालिस बिकी है, जो माल बच गए हैं उसको लेस करेंगे, कि इतने का माल नहीं बिका भाई,
तो मैं यहां लिख सकता हूं कि लेस क्लोजिंग या एंडिंग इन्वेंट्री। और वो कितने की है सर? वो है 4,200 रुपए। और जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास सर आए कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई हमारे पास सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई हमारे पास 58,530 की। अब सर हमने जो अपनी यहां पे नेट सेल्स लिखी थी जो कि 1,19,140 की थी, उसमें से माइनस करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? तो सर मैंने यहां पे साइन बनाया माइनस का कि मैंने इसको माइनस किया अपना ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो आया सर, मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो ऑलमोस्ट आया, तब मैंने 1,19,140 माइनस 58,530 60,610 60,610 का ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है सर। ये मेरा क्या है सर? ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा सर, हमने यहां तक ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लिया। देखें, आपसे जो ओ लेवल के अकाउंट्स में टेस्ट करता है क्वेश्चंस को, वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। उस कॉन्सेप्चुअली आपको उसमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। क्यों? ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आगे जब एडजस्टमेंट आएगी, क्योंकि अभी इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं लगी है, आगे जब एडजस्टमेंट लगेगी तो उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब उसने आपसे विदाउट एडजस्टिंग एंट्री ये पूछा है। उसने आपसे ये नहीं कहा रिक्वायरमेंट, आप बोलें कि ये लिखा हुआ तो नहीं है, मैं बता रहा हूं सर मैंने पढ़ा है। यहां पे आपसे वो ये बोल रहा है कि विदाउट एडजस्टिंग एंट्री बनानी है आपको इसके लिए वर्किंग करके दिखानी पड़ती है, जिसको आप वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 का नाम भी देते हैं। तो सर हमने यहां तक ग्रॉस प्रॉफिट तो मालूम कर लिया, लेकिन ये अभी ग्रॉस है। यहां तक की कहानी थी, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं लगी अभी तक, लेकिन आगे इसमें एडजस्टमेंट लगेगी। एडजस्टमेंट क्या? कि वो गलती जो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हुए मींस पूरे साल में हमसे हो जाती है, साल के आखिर में उन गलतियों को दुरुस्त करने के नाम को एडजस्टमेंट कहते हैं, जो कि आगे लगी हुई है। अब सर मैं इसमें ढूंढूंगा अपनी इनकम, कि मुझे कोई इनकम तो नहीं हुई। अगर मुझे कोई इनकम होगी, अदर इनकम्स जैसे कमीशन इनकम हो गई, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इन सारी इनकम को अगर आप ढूंढेंगे तो ढूंढने से मिलेंगी आपको, और वो छुपी हुई होंगी कैलकुलेशन में। ये फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग नहीं है कि वो आपको फर्स्ट बिल्कुल आपको इंटरबोर्ड की तरह दे देगा, आपको इसको सर्च करना पड़ेगा। तो यहां पे सर मैं हेडिंग डालूंगा अपने पास, एड अदर इनकम्स। ऐड करूंगा सर मैं इसमें अपनी अदर इनकम्स को। सर उस इनकम को सर्च करने के लिए मुझे सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि मुझे कोई इनकम तो नहीं हुई। यहाँ पे भी मुझे पर रेवेन्यू है, मेरा परचेजेस है, परचेजेस रिटर्न है, वेजेस, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड। सर मैंने जो माल खरीदा है, यहाँ पे मुझे एक किस्म का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। किसी और काम में हुआ होगा, मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। वो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है सर? ड्यूरिंग द ईयर मुझे जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है
884 का सर, 884 का। तो यहां पे मैं लिखूंगा सर डिस्काउंट रिसीव्ड को अपनी अदर इनकम में, डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा सर, एक और बात, यहां पे उसने आपको ये नहीं कहा कि आपको आपकी परचेजेस पे डिस्काउंट हुआ है, यहां पे उसने आपको सिर्फ ये कहा है कि डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, मींस अदर इनकम में जाएगा ये। तो मैं यहां लिख सकता हूं अदर इनकम में कि डिस्काउंट जो रिसीव्ड हुआ है मुझे, वो हुआ है 884 का, इतने का मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। उसके बाद सर आपको यहां पे ढूंढना है अपनी एक और इनकम को। वो इनकम आपको कैसे मिलेगी सर? अब आपने यहां पे देखा कि आपको कोई इनकम नहीं दिख रही, लेकिन एक इनकम यहां पे हो सकती है। एक इनकम यहां पे हो सकती है, वो क्या है? वो ये है कि यहां पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सर, कि पहले के जो डाउटफुल डेब्ट से पूरा एक चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का, इसके कुछ क्यूरीज आपको देखें यहां पे टेस्ट की है उसने, यहां पे उसने आपको दी हैं, उसकी वर्किंग करेंगे हम, उसकी उतार चढ़ाव को मालूम करने के लिए कि इस प्रोविजन में कोई उतार चढ़ाव तो नहीं आया, अगर आया डिक्रीज हुआ है तो फायदा होगा हमारा, वो हमारी अदर इनकम में जाएगा। ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो सर यहाँ पे हमें सबसे पहले जो प्रोविजन ऑफ फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हैं, मींस जो खतरा है हमें पैसे डूबने का, पहले जो हमने एस्टिमेट किया था वो था 800 रुपए। उस 800 रुपए में से सर हमें मालूम करना है कि उसने कोई एडजस्टमेंट तो नहीं लगाई इस पे, अगर लगाई है तो हम उसको देखते हैं। यहां पे सर वो कहता है आपसे, नीचे अगर हम आए कि द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट इट्स टू बी एस्टिमेटेड एट 6% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल पे लगेगा 6% का। एक एडजस्टमेंट तो सर आपसे वो ये कर रहा है कि मींस आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है, मींस ट्रेड रिसीवेबल कहां गया सर, ये लिखा हुआ ट्रेड रिसीवेबल 7,546 रुपए का, ये आपका ट्रेड रिसीवेबल है। इसका 6% आपका प्रोविजन होगा जो कि निकलेगा, सर गौर से सुनना है, 6% आपका निकलेगा क्या, प्रोविजन इस साल का, पहले से तो 8 का मौजूद है, ठीक है। अब आपने अपने वर्किंग करनी है, वर्किंग क्या करनी है, यहां पे हम सेपरेशन करते हैं कि यहां पे हम वर्किंग करेंगे सर, यहां पे हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे सर। उस वर्किंग में सर हम सबसे पहले अपने पास लिखेंगे कि पहले से जो डाउटफुल डेब्ट्स थे वो 6% बोल रहा है, वो कितना बोल रहा है सर, वो बोल रहा है कि आपके जो डाउटफुल डेब्ट्स हैं वो है 6% ट्रेड रिसीवेबल पे से, वो 6% किस पे है, ट्रेड रिसीवेबल पे है। अब देखिए सर, आपके ट्रेड रिसीवेबल कितने का है, आपका ट्रेड रिसीवेबल जो यहां पे दिया हुआ है वो है 7,546 रुपए का। इसमें से कुछ पैसे ऐसे भी होते हैं जो कि उम्मीद ही नहीं होती कि मिलेंगे, जिसको हम राइट ऑफ अकाउंट में डाल देते हैं कि अब इस कस्टमर से हमें तवक्को नहीं है कि ये हमें पैसे देगा, तो पैसे तो डूबते ही डूबते हैं। तो सर हम यहां पे आएंगे और हम देखेंगे कोई पैसे राइट ऑफ तो नहीं हुए, ट्रायल बैलेंस में तो उसने ऐसी कोई बात नहीं कि आपसे हमेशा एडजस्टमेंट में बताएगा,
कि आपने एडजस्टमेंट देखी तो वो बोलता है नंबर 4 पे सर, ये सर देखने से पता चलेगा, आपको पूरा ऑब्जर्व, ये 2 मिनट का सवाल नहीं है कि 2 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन दोनों एडजस्टमेंट की वजह से वो कहता है कि डेट, आपके जो बैड डेट है वो सर राइट ऑफ हो गए हैं 246 के। यहाँ डॉलर्स में बात हो रही है, मैं पीकेआर में बात कर रहा हूं। अब क्या है कि जब वो बोल रहा है कि इतने आपके क्या हुए हैं, राइट ऑफ हो गए, तो सर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा कि भाई 7,546 में से जो ट्रेड रिसीवेबल था, इतने तो अब मिलने ही नहीं है, इसको हटा दो। तो मैंने जब इसको हटाया सर, इसको मैंने हटाया, तो मेरे पास आए सर 7,300 रुपए, 7,300 रुपए। इस पे मैं लगाऊंगा सर 6% का प्रोविजन, मींस जो मेरा निकला है वो कितना आएगा सर, वो आया सर 4,038 रुपए। ठीक है सर। अब सर मुझे अपने डेटा में देखिए, जो पैसे डूबने थे वो तो मैंने अपने ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस कर दिया और उस पर फिर 6% का रेट अप्लाई कर दिया, जो कि मुझे इसने एडजस्टमेंट में बोला था। उसके बाद सर मुझे देखना है, मुझे ये देखना है कि जो मैंने रेट अप्लाई कर दिया यहाँ पे और जो मेरे पास वैल्यू आ गई कि पहले से जो डाउटफुल डेब्ट्स थे उसका कंपैरिजन इससे करने के बाद वो बढ़ गए या कम हुए, जाहिर सी बात है कम होगा। मैंने आपको कहा था यहाँ पे कि वो कितने दिए हुए हैं, वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं 800 के। तो सर मैंने जब इसको इसमें से माइनस किया तो इन रिजल्ट में सर मेरे पास, इन रिजल्ट में मेरे पास 632 से ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है सर। मींस मुझे फायदा हुआ, डिक्रीज हुआ है मुझे ये, कि इतने में से जो मेरा पहले का प्रोविजन 800 का था उसमें से कितने पैसे रिकवर हो गए, 3,62 सर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सर कि डिक्रीज इन प्रोविजन, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट सर वो कितने हैं, इन दोनों को प्लस करके सर मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो ये कितने आते हैं, 1246। इन 1246 को अपने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करने के बाद मैं लिख सकता हूं कि मेरी ग्रॉस प्रॉफिट आया है आफ्टर इंक्लूडेड अदर इनकम्स, और वो कितना आया है, वो आया सर 61,856 का। वो कितना आया सर, 61,856 का। यहां पे मैं इसको जरा क्लियर कर दूं, इतने का सर। सर हमने यहाँ पे एक वर्किंग कर ली, तो यहाँ पे सर मैं इसको नाम दे देता हूं वर्किंग 1 का। एडजस्टिंग एंट्री तो हम बना नहीं रहे, तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं अपना वर्किंग 1 सर। हमने यहाँ पे वर्किंग 1 कंप्लीट किया। अच्छा, इसके बाद सर आपको अपनी और इनकम ढूंढनी है, तो और इनकम इसमें है नहीं सर, अगर होती तो हम उसको फाइंड करते, सर्च करते। उसके बाद सर आपने यहां पे ढूंढना है अपने अदर एक्सपेंसेस को। अदर एक्सपेंसेस मींस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। उन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे,
तो आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। तो यहां पे मैं हेडिंग डालूंगा सर कि मैं लेस करूंगा यहां से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। इसकी कैलकुलेशन में वर्किंग नंबर 1 की सर पूरा वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का, डाउटफुल डेब्ट्स का एक पूरा चैप्टर है जिसको यहां से उसने एक क्यूरी आपसे टेस्ट की। अब यहां पे वो आपसे बोल रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फाइंड आउट करना है सर हमें। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये वाली एडजस्टमेंट कवर कर ली है सर, ये वाली एडजस्टमेंट कर ली है, और इन्वेंट्री की ओपनिंग जो लास्ट हमें एंडिंग थी उसकी एडजस्टमेंट कवर कर ली। यहाँ पे सर सबसे पहला एक्सपेंस है वेजेस एक्सपेंस सर, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है और वो 20,960 रुपए का है। तो इसमें कोई एडजस्टमेंट हुई है? हम पहले सर्च करेंगे इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं सर, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वेजेस का कहीं जिक्र नहीं कर रहा है एडजस्टमेंट में वो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मेरी वेजेस एक्सपेंस जो है वो है सर 20,960 रुपए। उसके बाद सर, उसके बाद मैं अपना अदर एक्सपेंस ढूंढूंगा अपने ट्रायल बैलेंस में, तो मुझे मिलता है जनरल एक्सपेंस। अब जनरल एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट सर हुई है सर, ये देखें जनरल एक्सपेंस का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। थोड़ा कॉन्सेप्चुअली आपको सोचना है, हेड्स ऑफ अकाउंट आपको देखने हैं कि हाँ किसकी बात ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट लगी है। तो सर यहाँ पे वो जनरल एक्सपेंस की बात कर रहा है कि जनरल एक्सपेंस अकाउंट है आपका, आप परचेज ऑफ फिक्सचर एंड फिटिंग्स ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज किया है 2,000 रुपए का, डॉलर्स में बात हो रही है, मैं पीकेआर में बात कर रहा हूँ, हैड बीन रिकॉर्डेड इन द जनरल अकाउंट। अच्छा, आपने करना था उसको रिकॉर्ड फिक्सचर एंड फिटिंग के अकाउंट में, आपने कहाँ कर दिया? आपने गलती से कर दिया जनरल एक्सपेंस के अकाउंट में, तो आप उसको माइनस कर दें उसकी कॉस्ट से। तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे कितनी दी हुई है? उसकी कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है आपको 9,100, 2,000 रुपए इसमें ज्यादा ऐड है। तो मैं यहाँ पे वर्किंग करके आपको यहाँ पे मैं लिखता हूं कि जनरल एक्सपेंस वर्किंग 2 कर रहा हूं मैं सर, और 9,110 में से मैंने 2,000 रुपए माइनस कर दिए, 2,000 रुपए मैंने माइनस कर दिए, तो मेरे पास 7,110 रुपए आ गए। यही बोल रहा था ना सर वो आपसे कि आपके जनरल एक्सपेंसेस में 2,000 रुपए ज्यादा आ गए हैं जो कि किसी और अकाउंट के हैं, तो मैंने उसको माइनस कर दिए। ये मेरी वर्किंग 2 हो गई। वर्किंग 1 की कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दी आपको, वर्किंग 2 आपने इसमें मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट एक्सपेंस सर, अच्छा सर इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गया सर। अब यहां पे इंश्योरेंस एक्सपेंस आपको दिया हुआ है सर 12,600 रुपए का। अब नीचे ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कि क्या कहानी कर रहा है वो। मैं जब नीचे ट्रायल बैलेंस में आया सर, तो दूसरे नंबर पे उसने कहा कि इंश्योरेंस रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ 14 months of 31st May 2013। मींस कि ऊपर जो कॉस्ट दी हुई है ना आपको 12,600 रुपए की, ये टोटल 14 महीने का प्रीपेड था। ये टोटल 14 महीने का प्रीपेड था। और ये कब तक प्रीपेड रहना था? स्टार्ट कब हुआ था? अप्रैल 1 2012। खड़े हुए कहां है? 31 मार्च 2013। और कब तक का बोल रहा है? 31 मई 2013। 3 हिस्सों में है सर ये। कि पहले कितना था? पहले आपने मई 1 अप्रैल को, अब देखिए 1 अप्रैल को 2012 में आपने 14 महीने का प्रीपेड दे दिया 12,600। तो कब खत्म होगा ये खत्म होगा 31 मई 2013। आप कब की बना रहे हैं?
31 मार्च, मार्च अप्रैल मई 2 महीने का बाकी है। मींस मतलब क्या है, मतलब ये है कि 2 महीने का प्रीपेड है इसमें और बाकी का 12 महीने का एक्सपेंस होगा। तो आपको इसको 12 महीने के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि प्रीपेड की बात हम इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीपेड आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन का आइटम है, मींस बैलेंस शीट का आइटम है, जो कि आपके करंट असेट में जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा सर, मैं यहां पे वर्किंग करूंगा इसकी, क्योंकि वर्किंग इसकी करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे वर्किंग 2 करूंगा, वर्किंग 3 होंगे, सॉरी सर, वर्किंग 2 हमने यहां पे की। वर्किंग 3 में मैं यहां पे सर अपने पास 12,600 को डिवाइड करूंगा 14 मंथ से, तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट 900 पर मंथ आ जाएगा। पर मंथ 900 रुपए की इंश्योरेंस थी, ठीक है सर। अब इसमें से कितने महीने की एक्सपायर हो गई? 12 महीने की प्रीपेड, 2 महीने की बच गई ना, तो 1800 रुपए अभी भी इसमें क्या है, प्रीपेड है। और टोटल कॉस्ट कितनी है मेरी? 12,600 माइनस 1800, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी आती है सर? मेरे पास टोटल अमाउंट आती है 10,800। मीन्स 10,800 रुपए का आपका क्या हो गया है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया है, जिसको मैंने वर्किंग 3 का नाम दिया। और यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 10,800 का माल आपका क्या हो गया है? एक्सपायर हो गया आपकी इंश्योरेंस। सॉरी, ठीक है सर। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सपेंस पे आएंगे कि अगले एक्सपेंस में क्या बोल रहा है वो। इसके बाद सर वो आपको बोल रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था, उसके बाद सर वो बोल रहा है मोटर व्हीकल एक्सपेंस। सर ये है 5,670 का। अब सर नीचे ढूंढेंगे कि इस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं हुई। तो सर मैं जब नीचे देखता हूं तो मुझे लिखता है सर कि अ मोटर व्हीकल, पहचान किससे रहा हूं सर मैं? हेड्स ऑफ अकाउंट से, कि जो बातें उसने ऊपर की है उसी का नाम लेके उसने एडजस्टमेंट लगाई है, तो आपको पता चलेगा कि ये बात उसी की कर रहा है। यहां पे मोटर व्हीकल रिपेयर बिल $225 में, मैं पीकेआर में बात कर रहा हूं, वॉज ओइंग, आपके ऊपर लायबिलिटी है, ओइंग लिखा हुआ है, कितने की है सर? मींस एक्रूड है, ये एक्रूड है सर आप पे। और यहां पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2013। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं इसकी भी वर्किंग यही कर देता हूं कि मेरा जो मोटर का एक्सपेंस है, मोटर एक्सपेंस है, वो कितना है? वो कितना है सर? वो यहां पे दिया हुआ है कि 5,670। और लायबिलिटी ओ कितनी कर रहा हूं मैं? एक्रूड कितनी है मेरे पास? 225 की और है, तो इन दोनों को मैं प्लस करता हूं और मैं अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूं, जो कि सर आता है यहां पे ऑलमोस्ट 5,895 का। अच्छा, इसके बाद सर डिस्काउंट अलाउड। देखिए सर, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड की कहानी आपको समझनी है। यहां पे उसने आपसे ये कहा कि आपको डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं हुआ, डिस्काउंट अलाउड किया है, मींस आपने दिया है डिस्काउंट, एक तरह का लॉस किया है आपने, अपना एक्सपेंस है आपका ही। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड। कितने का किया है सर आपने? डिस्काउंट अलाउड कितने का किया है? 14,128 रुपए का। 1428 रुपए। सर ये सवाल आपको तब आएगा जब आप इस सवाल को वीडियो देख के समझेंगे, करेंगे, और इसी
के रिलेटेड सवाल को सर्च करेंगे, ओ लेवल्स की बुक्स लेंगे, पास्ट पेपर्स लेंगे, इसी तरह के हेड्स ऑफ अकाउंट सेम मिलेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर सॉल्व से चेक करेंगे। सर डिस्काउंट अलाउड की बात हो गई। उसके बाद आपको एक और फायदा हुआ है सर। उसके बाद सर आपने अपने सारी प्रेमिसेस को चेक करना है कि उसके बाद आप यहां पे सर्च करें, आपको कोई डेटा में और कोई एक्सपेंसेस सर, कोई और एक्सपेंसेस आपको हुए हो तो नहीं सर। अब यहां पे सर आपको नंबर 7 पे अब आएंगे आप। जब आप नंबर 7 पे आएंगे सर तो आपको जो है वो आपका सारे फिक्स असेट के डेप्रिसिएशन मींस प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेंगे। ठीक है सर। अब यहां पे आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है, वो कह रहा है प्रीमिसेस आर डेप्रिशिएटेड 2% पर एनम ऑन कॉस्ट। सीधा सर वो कह रहा है कि आपकी जो प्रीमिसेस हैं जिसकी कॉस्ट यहां पे ऊपर दी हुई है, मैं आपको दिखा दूं, जिसकी कॉस्ट आपको यहां पे दी हुई है, जिसकी कॉस्ट आपको ये दी हुई सर 67,000 की, 2% डेप्रिशिएट हुआ है मींस आपका एक्सपेंस है। तो आपने यहां पे लिखना है डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन सर, इसको मैं वर्किंग 4 का नाम दूंगा और मैं यहां पे वर्किंग 5 करूंगा, जो कि मैं प्रीमिसेस पे लगा रहा हूं डेप्रिसिएशन। वर्किंग 5 का नाम दिया मैंने सर इसे, और मैं क्या वर्किंग करूंगा कि मेरी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है 67,000 की और ये बोल रहा है कि 2% इसको डेप्रिशिएट करो, तो मैं इसको डेप्रिशिएट करता हूं। तो ये आ गया सर 1340 रुपए, 1340 रुपए सर। सर एक और एक्सपेंस भी हमें मिला है। एक और एक्सपेंस जो हमें मिला है सर वो है, वो आपने अपनी वर्किंग से आइडेंटिफाई किया है सर ये। और सर यहां पे आपको दिया गया है कि 246 रुपए डूब गए, नहीं मिलने, जैसा मैंने आपको वर्किंग में बताया, नहीं मिलने अब। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या है सर, आपका एक्सपेंस है। तो मैं इसको भी उठा के कहां लिखूंगा, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखूंगा सर। मैं इसको भी उठा के कहां लिखूंगा, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखूंगा, और जो कि मेरा क्या है, बैड डेट एक्सपेंसेस, जो कि है सर 246। ये क्या है, मेरा एक्सपेंसेस। इसके बाद सर मुझे ढूंढना है अपने अदर एक्सपेंसेस को। तो यहां पे जब मैं नीचे आया तो वो बोलता है सर के फिक्सचर एंड फिटिंग आर डेप्रिशिएटेड 8% पर एनम ऑन कॉस्ट। ठीक है सर, इसको मैं वर्किंग का नाम देता हूं यहां पे वर्किंग 6 का, और मेरी फर्नीचर एंड फिक्सचर की जो कॉस्ट है वो यहां पे दी हुई है ऑलमोस्ट 20,000 रुपए की। ठीक है, तो मैं यहां पे 20,000 रुपए लिखता हूं, लेकिन ये 20,000 की कॉस्ट नहीं है सर। देखें, सोचना पड़ेगा ऐसे सवालात को सॉल्व करने के लिए जिसमें एडजस्टमेंट हैवी होती हैं, उसको सोचना पड़ता है। ये मैं भी बैठ के आपके सामने सॉल्व करने नहीं लग गया, आपको सोचना पड़ेगा, पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि हाँ कहां एडजस्टमेंट लग रही है, किस तरह से एडजस्टमेंट वो पूछ सकता है। एक सवाल करके आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते। 2,000 रुपए का तो वो बोल रहा है कॉस्ट है, लेकिन याद करें जनरल एक्सपेंस में आपने गलती से 2,000 फर्नीचर एंड फिक्सिंग की जो है वो आपने उसके अंदर डाल दिए, तो वहां से तो आपने माइनस कर दिए, ये हुए माइनस।
ये हुए माइनस, इसमें ऐड करेंगे कि वो इसी के पैसे थे इस अकाउंट के और अब वो इसमें आ गए, तो ये 22,000 बन गए। अब 8% का रेट इस पे अप्लाई होगा। 20,000 पे अप्लाई कर देता, नेट प्रॉफिट गलत आता, या नेट लॉस हो रहा होता तो नेट लॉस गलत आता। अब क्या कहानी है कि आपने जो जनरल एक्सपेंस के अंदर 9,110 रुपए 9,100 रुपए रिकॉर्ड कर दिए थे, उसमें 2,000 रुपए आपके किसके थे? फिक्सचर एंड फिटिंग्स के थे। तो आपने उसको निकाला वहां से और कहां डाला? 20,000 की कॉस्ट में, जो कि उस जनरल एक्सपेंस में गलती से रिकॉर्ड हो गए। रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको उस पे 8% का रेट अप्लाई करना है। तो अब 22,000 पे 8% का रेट अप्लाई होगा और वो बनेगा 1760 से। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि डेप्रिसिएशन फिक्सचर पे जो लगा है सर, वो लगा है 1760 का, 1760 का सर। इसके बाद वो आपसे बोलता है कि 20% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपको डेप्रिसिएशन निकालना है मोटर एंड व्हीकल। अब सर वो आपसे बोले डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो सर आपको यहां पे इन सब का मतलब एक ही है। अब होता यह है कि जब आप अपनी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट जो कि सवाल में दी हुई है, वो दी हुई है इसकी, देख लेते हैं। इसकी जो कॉस्ट दी हुई है आपको, वो दी हुई है 18,000, मीन्स 18,000 रुपए। तो ये वर्किंग 7 हो गई, कॉस्ट है। सर जब भी डिमिनिशिंग, डिक्लाइनिंग या रिड्यूसिंग की वो बात करेगा तो आपको पहले से प्रोविजन चेक करने होंगे कि कोई पहले से तो डेप्रिसिएशन नहीं लगा। वो इसलिए सर कि जब भी इसकी 18,000 की कॉस्ट में आप कोई डेप्रिसिएशन इन बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को रिकॉर्ड करते हैं तो पहले का जो प्रोविजन है उसको आप इसमें से माइनस करते हुए चले आते हैं। इस बैलेंस मेथड को मालूम जब आप कर रहे होंगे, जब आपका डेप्रिसिएशन आएगा तो आपको पहले के प्रोविजन को इसकी कॉस्ट में से माइनस करके अगला डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये काम सिर्फ कब होगा? जब रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग, ये सारे मेथड एक ही हैं, इसलिए इसका जिक्र करेगा। इसका जिक्र किया है उसने तो माइनस करते हैं। कितना दिया हुआ है सर यहाँ पे? तो सर मेरे पास आते हैं ऑलमोस्ट 6480। अब इस पे 20% का रेट अप्लाई करूंगा सर मैं, 1296 से। उसके बाद एक और एक्सपेंस है सर, ढूंढने से मिलेगा आपको। यहां पे मैं लिख दूं कि डेप्रिसिएशन जो निकाला है मैंने मोटर व्हीकल पे, वो कितना है? वर्किंग 60 है मेरी, और ये वर्किंग 7 का निकाल रहा हूं मैं, और ये है 1296। इसके बाद सर एडजस्टमेंट में तो सारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल की देखें ओ लेवल अकाउंटिंग में वो आपसे किस तरह से सवाल पूछ रहा है। वो कह रहा है सर आपसे कि आपकी जो लायबिलिटी है वो आपसे देखिए ट्रायल बैलेंस में ही उसने आपसे एक एडजस्टमेंट लगा दी और कहा कि इसका 7% जो है वो रीपेबल है 2018 में। अब
पेबल है, लायबिलिटी है, मींस एक्सपेंस भी है। अब जब एक्सपेंस की एंट्री पास करते हैं, आप जब भी एक्सपेंस की एंट्री पास करते हैं तो आप एक्सपेंस को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक बढ़ाते हैं और लायबिलिटी को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक क्रेडिट करके भी बढ़ाते हैं। तो लायबिलिटी तो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन, लेकिन यहां पे एक्सपेंस भी बढ़ रहा है आपका, तो वो भी रिकॉर्ड हो। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि लोन एक्सपेंस जो है वो 7% आएगा सर, 30,000 का 2100, 30,000 का सर 7% निकाला तो वो आया 2100। अब सर इन सबको प्लस करना है, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप प्लस करें। 589 51245 1340 246 3716 1296 21। तो सर आपके पास आया 52,925, मींस इस 52,925 को आपने माइनस करना है, अपने ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर इंक्लूडेड अदर इनकम्स में से। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट बन रहा है वो नेट प्रॉफिट बन रहा है ऑलमोस्ट, माइनस करने के बाद 8931 का, ये आपका नेट प्रॉफिट है। अब इसका फॉर्मूला क्या बना सर? इसका फॉर्मूला ये बना कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस को मालूम करने के बाद आप अपना क्या मालूम कर सकते हैं? नेट प्रॉफिट को मालूम कर सकते हैं। आप अपने नेट प्रॉफिट को मालूम कर सकते हैं। सर आज हमने सोल ट्रेडर में इनकम स्टेटमेंट को पढ़ा, इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस बैलेंस शीट के साथ आपसे मुलाकात होगी और इसी तरह फर्दर जो है वो हम डिस्कस करते रहेंगे अपनी अदर एक्सपेंसेस को भी, अदर पार्टनरशिप के टॉपिक्स को भी, मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक्स को भी। लेकिन सर आपने इस एक सवाल की प्रैक्टिस करने के बाद आपको अदर सवाल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एक बार सॉल्व करने से आप इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।